हेलो हेलो आगे ना, यहाँ से ऑफ था यार। कोई नहीं। हाँ, अब ये बताओ, कल हमने स्टार्ट किया है अभी, ठीक है? एकदम अलर्ट रहना आज। बहुत सही, पेन भी चेंज हो गया, ठीक है? तोड़ दिए थे, अच्छा किया, अच्छा सा आ गया, अभी बढ़िया है, लिखने में लगता है अच्छा होगा। अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले हमने बात की थी कल, व्हाट इज इम्यूनिटी, प्रतिरोधकता। डिफरेंट टाइप के डिसीज पैथोजन से फाइट करने की जो आपकी एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसको? इम्यूनिटी, ठीक है? हम कितने टाइप की इम्यूनिटी पढ़ने वाले थे? 2 टाइप, ठीक है? एक तो है जो बाई बर्थ आपको गॉड गिफ्ट प्रभु ने दी है, नहीं है क्या? वो क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी। और ये क्या पढ़ने वाले हैं हम? एक्वायर्ड, जो यहां आकर के हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। समझना मेरी बात? यहां करके हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई ये कौन है? ठीक है, यहां पर आके हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। समझ गए ना मेरी बात? तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर मुझे लाइन ऑफ डिफेंस समझाने थे आपको, मतलब पूरी इम्यूनिटी के अंदर। तो सबसे पहले बात की हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो इन्नेट में आता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्वायर्ड में आता है। अगर इन्नेट की बात करता हूं तो इन्नेट जो गॉड गिफ्ट है, जो नॉन स्पेसिफिक है, इसको इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल है, सॉरी एक्सटर्नल है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल है, सिर्फ इतना ही तो अंतर है, और तो कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है? अब हम एक्वायर्ड की बात करते हैं। एक्वायर्ड स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब जिस पैथोजन के लिए उस पर ही काम करेगी, सब पर काम नहीं करेगी, इसलिए कैसी होगी? स्पेसिफिक होगी। पहली बात। एक्वायर्ड की बात करते हैं, इंटरनल होती है, क्लियर बिल्कुल? एक्वायर्ड बी और टी लिम्फोसाइट बेस्ड होती है, क्लियर बिल्कुल? इसलिए इसको हम CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। इसमें कोई डाउट? ठीक है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगर फिजिकल बैरियर की बात करते हैं, फिजिकल बैरियर के अंदर क्या? यस, फिजिकल का मतलब है डायरेक्ट, डायरेक्ट पैथोजन का से इंटरेक्शन हो रहा है, वो फिजिकल बैरियर है। डायरेक्ट इंटरेक्शन किससे हो रहा है भाई? या तो स्किन से हो रहा है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन, गट से जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन, सेक्सुअल ट्रैक से जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन, हाँ, या आईज से जाएगा तो टीयर्स, ठीक है? हाँ बिल्कुल, वो फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा, ठीक है? टीयर्स, ठीक है, फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा। यही रूट है हमारे साइट ऑफ इंफेक्शन के, कह सकते हो रूट ऑफ इंफेक्शन, ठीक है? तो मैक्सिमम जो इंटरेक्शन हो रहा है पैथोजन का फिजिकल बैरियर से हो रहा है, पर फिजिकल बैरियर से भी जीत गया तब कौन फाइट करेगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर, भाई टीयर, सलाइवा, म्यूकस, समझ रहे ना मेरी बात? गट में गया तो HCl, ये सब फाइट करेंगे, ठीक है? इससे जीतना होगा उसको। हाँ, इससे भी जीत गया अगर, तब अंदर एंटर कर जाएगा, तब बारी किसकी आई? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आएगा? सेल्यूलर बैरियर। वो भी नॉन स्पेसिफिक है, वो भी नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, नॉन स्पेसिफिक है। मेरी बात समझ रहे हो ना मेरी बात? सबके लिए कॉमन है, नॉन स्पेसिफिक है, क्लियर है? सेलुलर बैरियर की बात करते हैं तो मैंने बताया था सबसे पहले भाई, इसको डिवाइड कर सकते हो फैगोसिटिक सेल और नॉन फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक सेल हम पढ़ा चुके हैं आपको ब्लड में भी और स्पेसिफिक टिश्यू में भी, ठीक है? टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। ब्लड में हमने 2 ही पढ़ाए हैं आपको, WBC, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, जिसमें न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं 60 से 65%, हाँ, मोनोसाइट कम होते हैं 6 से 8%, क्लियर था बिल्कुल? हाँ, मैक्सिमम फैगोसिटिक कहां नजर आएगी चीज? न्यूट्रोफिल्स, जिसको हम PMNL बोलते हैं, ठीक है? यस, कोई डाउट बेटा? फिर हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, सेलुलर बैरियर का फैगोसिटिक वाला पार्ट। नॉन फैगोसिटिक भी बताया था मैंने, नेचुरल किलर सेल, NK सेल। और मैंने बोला था NK सेल क्या होते हैं? ये आज की डेट में सबसे बेहतरीन सेल हैं, इनका नंबर सबको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? हल्दी का सुबह सुबह क्या पीना है? काढ़ा, अभी पी के आया हूं जस्ट, ठीक है, बस वही पी के आया हूं मैं, ठीक है? हाँ, हल्दी का काढ़ा, नहीं आएगा? काढ़ा तो नाम है, बहुत टेस्टी होता है, ठीक है? क्या? अरे मैं यहीं से लेके जाता हूँ, नीचे सड़क पार करेगा, कोने पे एक सब्जी वाला खड़ा है, उसमें इतनी सारी हरी हल्दी है, ठीक है? वहां मिलती नहीं है तो मैं यहीं से, वो बहुत सस्ती देता है, 80 रुपए किलो, 200 रुपए किलो मिलती है, नहीं आया क्या? तो मैं जाके आधी किलो ले गया, और आधी किलो चलेगी तुम्हारी 1 महीने। हाँ, 40 रुपए के अंदर 1 महीने का यार इम्यूनिटी सिस्टम। बनाना क्या है? कूट के पानी में डाल दो, बस खौला दो, पी जाओ, कुछ है बनाने का? समझ गया ना मेरी बात? हाँ, अगर टेस्ट चाहिए तो उसमें इलायची डाल दो, थोड़ा सा हनी डाल दो,
समझ रहे हो? थोड़ी सी लौंग डाल दो, थोड़ी सी अदरक डाल दो, ठीक है, थोड़ी सी चीनी डाल दो, वो तुम्हारे टेस्ट पे डिपेंड करता है। नहीं तो भाई सिर्फ क्या करना है, खौलाना है और पी जाना है। समझ में आ गया? क्या आइसक्रीम? तो उसका आइसक्रीम डालोगे उसमें? नहीं नहीं डाल सकते हो, ठीक है, जब गर्मियों का टाइम आएगा तब कोल्ड में इसको कन्वर्ट कर देना, ठंडा। समझ रहे हो? उसमें आइसक्रीम का स्कूप डाल देना एक। भाई हल्दी पहुंचनी चाहिए, रूट कोई भी हो। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ, तरीका कोई भी हो, रूट तो एक ही है, तरीका कोई भी हो। समझ में आया? क्या बेटा? बस स्टोर करने की पड़ रही है हाल के, क्या बनाना है इसके अंदर तेरे को? इधर आओ फटाफट, ठीक है, वापस आओ। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ। अब यही तो यूट्यूबर से तो मुझे नफरत सी होती जा रही है। यूट्यूब यूट्यूब, तुम डॉक्टर बनने आए हो, यूट्यूबर बनने आए हो? यूट्यूबर। तो यूट्यूबर कौन बन रहे हैं आज की डेट में? जो छपरे हैं, छप, सॉरी, समझ में आया? जो नकारा हैं, बेकार हैं, छपरे से मस्त डोल रहे हैं, हुक्का मार रहे हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, लाओ यूट्यूबर बन जाते हैं। ठीक है, या जो फालतू के लोग हैं जो नाच के गा के ड्रामा करके, जो समझ रहे हो ना, और उनके व्यू सबसे ज्यादा होते हैं। इससे क्या एनालिसिस और करोगे? दुनिया के अंदर ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं। सारा खेल ये समझने का है कि दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। एक बहुत पते की बात बताऊं, देखो, दुनिया पर राज करना बहुत आसान है। अगर आप गधे हो तब भी राज कर सकते हो। क्यों? क्यों ज्यादा गधे हो तो राज करना और आसान है? अरे यार,
फैक्ट है बिल्कुल। समझ में आई नहीं आई? आई, ठीक है। तो कल हमने बात की इसके बाद फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर। आ जाओ भाई, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर सोचो कितने बजे आ रहे हो? कितने बजे? वो तो आज मैं लेट हूं इसलिए कुछ कह नहीं पा रहा हूं, अगर मैं टाइम पर होता ना। चलो अब आ जाओ। अभी तो कहानी चल रही है यार, अभी तो कहानी चल रही है, ठीक है। पर जितना टारगेट है पूरा खत्म कर देंगे आज। लास्ट का आधा घंटा हो जाएगा तब भी कर देंगे। करें? बहुत है यार, आधा घंटा की हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इतना समझ में आ गया कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्लियर थे। सेलुलर बैरियर क्या होते हैं? सेलुलर बैरियर की बात मैंने बात की थी, नेचुरल किलर सेल की बात चल रही थी। तो नेचुरल किलर सेल आज की डेट में हमें क्या करने हैं? बढ़ाने हैं। बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इम्यून सिस्टम बूस्टर लो, ठीक है, बेस्ट। तीसरा मैंने बताया फीवर और इन्फ्लामेटरी बैरियर भी इसी में इंक्लूड है। क्लियर है बिल्कुल? क्योंकि ये भी एक तरीके से आपका इंटरनल सिस्टम है, नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए कॉमन है। हाँ, साइटोकाइन बैरियर शायद तुम्हारी क्लास में रह गया था, हाँ, इसलिए मैंने शायद डाल दिया। साइटोकाइन बैरियर भी स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। यानी साइटोकाइन बैरियर सबकी लिए काम करते हैं पर स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, वो समझाऊंगा। साइटोकाइन बैरियर एक्चुअल में होते क्या है? साइटोकाइंस क्या होते हैं जरा बताओ? इट इज अ इम्यून सेल मैसेंजर। साइटोकाइंस दो टाइप के हो सकते हैं, इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन आपके सिलेबस में है, दे रखे हैं, इंटरल्यूकिन नहीं दे रखे, ठीक है। इंटरल्यूकिन इसको मैं हमेशा आई एल से रिप्रेजेंट करूंगा, और इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन आई एन एफ, आई एन एफ, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन का मतलब है इम्यून सेल मैसेंजर, ठीक है। ये भी बैरियर का काम कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई सेल है नन्नी मुन्नी, इसके ऊपर वायरस का अटैक हुआ है। कोरोना वायरस दिखा दूं? खतरनाक वायरस, देखते ही डर लगता है। कौन सा वायरस है? कोरोना वायरस। तो अगर कोरोना वायरस इस पे अटैक करेगा तो वायरस का मेन कंसेप्ट क्या है? वायरस तो भूत है, मरा हुआ, ठीक है। ये खुद कुछ नहीं करता, ये सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारी सेल के जेनेटिक मटेरियल के संग टैग कर लेता है, इतना ही तो काम करेगा। मान लो जी हमारी सेल का खुद का जेनेटिक मटेरियल है, तो ये सिर्फ इतना काम करेगा कि अपने जेनेटिक मटेरियल को जो भी होगा, ठीक है, अपने जेनेटिक मटेरियल को जो भी होगा उसको हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ लेगा। समझ रहे हो ना? रेड लेते हैं, जोड़ लेगा। ये एंटर किया इसने और यहां आकर के इसने जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद ये अपनी प्रोटीन बनाएगा और सेल को मार देगा। क्लियर है बिल्कुल? पर जब सेल के संग ऐसा कुछ होता है तो सेल के मन में ख्याल आता है कि यार मैं तो जा रही हूं, जाते जाते पुण्य का काम कर जाऊं। पुण्य समझते हो? अच्छा काम कर जाऊं। अच्छा काम क्या कर जाऊं? मैं अपने डीएनए के उन जीन को एक्टिव करूं और एक खास टाइप की प्रोटीन बनाऊं। वो प्रोटीन कम से कम उन सेल को बचा लेगी, समझ रहे, जिनको अभी इंफेक्शन नहीं हुआ। नहीं समझ में आया? सपोज मेरे अंदर भूत आ गया, वायरस आ गया, भूत आ गया, तो अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि भाई मैं कोशिश करूं कम से कम मेरे आसपास पड़ोसी जो मेरे संपर्क में हैं उनको तो बचा लूं मैं। नहीं आया क्या? तो सबसे कहूंगा कि तू भाई लहसुन प्याज की माला पहन ले, तू लहसुन प्याज की माला पहन ले, तू पहन ले। नहीं आया क्या? तो पिक्चरों में देखा होगा ना, लहसुन प्याज की जो माला पहनते हैं उनके अंदर भूत नहीं आता। ऐसे एक मूवी में देखा था मैंने। क्या मूवी थी? इंडियन मूवी। इंडियन मूवी में कोई बिना कंसेप्ट का काम होता है? हाँ, तुम अगर एक्शन मूवी देखते हो वहां कंसेप्ट होता है, ठीक है। टी वायरस सुने देखी होगी आपने, ठीक है, बहुत सारी हैं, ठीक है। और मतलब मिशन इम्पॉसिबल, द कोर, समझ रहे हो? ये कंसेप्ट है इनके अंदर, मतलब बाकी में कंसेप्ट है। पर इंडियन मूवी में कोई कंसेप्ट नहीं होता, कुछ भी होता है, कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। हाँ हाँ, चंदन की तस्करी, उसमें तो कुछ भी बताओ, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जाते जाते एक प्रोटीन बनाती है। क्या बोलते हैं इस प्रोटीन को? आईएनएफ। क्या बोलते हैं? INF, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या काम करते हैं? ये वायरस इन्फेक्टिव सेल है, वायरस
इन्फेक्टिव सेल जा रही है, जाते जाते इंटरफ्रोन रिलीज करके जा रही है। ये चाहती है कि कम से कम कुछ अच्छा काम कर जाए। अच्छा काम क्या करेंगे? इंटरफ्रोन क्या होते हैं? इट इज अ स्मॉल प्रोटीन। इंटरफ्रोन क्या होते हैं? ये स्मॉल प्रोटीन होते हैं। कौन होते हैं? स्मॉल प्रोटीन। प्रोटीन क्या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं। तो इनके रिसेप्टर कहां होंगे? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अंदर क्या होगा? अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। सिग्नल कहां भेजना है? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। तो सिग्नल कहां जाएगा? डीएनए के पास। पड़ोस की जितनी भी सेल्स होंगी आसपास की, जिनमें भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनमें उनकी बात कर रहा हूं, तो वो अचानक से एक प्रोटीन बनाएंगी। क्या बनाएंगी? प्रोटीन। कैसी प्रोटीन होगी? रिलीज एंटीवायरल प्रोटीन। क्या रिलीज करेंगे? रिलीज एंटीवायरल प्रोटीन। एंटी वायरल प्रोटीन, जिसको एक नाम से और जान सकते हो, ठीक है, वायरल ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ठीक है, वायरल ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, टीआईपी, वायरल ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ठीक है, जो क्या काम करती है? इनहिबिट करती है ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। इनहिबिट करती है ट्रांसलेशन ऑफ हाँ, मतलब एक तरीका बता रहा हूं मैं, उसमें कोई ना कोई मैसेंजर ही होंगे सिग्नल को जो लेके जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो सिग्नल यहां तक पहुंचा रहे हैं, सेकेंडरी मैसेंजर होंगे, सीधे डीएनए को स्टिमुलेट कर रहे हैं उस प्रोटीन को बनाने के लिए। डीएनए एक्सप्रेस करेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन कौन सी होगी? टीआईपी, वायरल ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या काम करेगी? जब भी वायरस अटैक करने की कोशिश करेगा तो इसमें ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। अगर वायरस का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा तो वायरस अपनी प्रोजेन ही नहीं बना पाएगा। अगर सेल में वायरस प्रोजेन ही नहीं बना पा रहा तो सेल प्रोटेक्ट हो गई ना, यही तो है। तो सेल प्रोटेक्ट हो गई, सिंपल सी बात है। ये क्या है? नॉन वायरल इन्फेक्टेड सेल। जिसमें अभी वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो जितने भी इंटरफेरॉन होते हैं वो क्या काम करते हैं? आसपास की जितनी पड़ोस की सेल्स होती हैं उनको कहते हैं कि भाई चालू हो जाओ, ठीक है, और इस प्रोटीन को बना लो। जब भी जरूर ये खतरनाक वायरस जो मुझे मार रहा है कभी तुम्हारे पास आएगा तो तुम उससे प्रोटेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये याद रखोगे भाई। इंटरफेरॉन कई टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। नहीं आया क्या? इन पर काम चल रहा है। अल्फा इंटरफेरॉन तो बहुत सारी जगह यूज भी हो रहे हैं। ठीक है, यस, समझ रहे हो ना मेरी बात? हेपेटाइटिस बी के केस में भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब स्मॉल प्रोटीन होते हैं, ये मैं लाइन इसलिए जोड़ता हूं, बच्चों को लगता है कि एंटीवायरल का मतलब वायरस को मारेंगे। वायरस को मारा नहीं जा सकता क्योंकि वायरस भूत है। भूत को मार सकते हो क्या? कोई मार सकता है भूत को? मार सकती है? नहीं मार सकती। ठीक है, बस साधु बाबा थोड़ी ना होता है, साधु बाबा मारते नहीं है। साधु बाबा इतना करेंगे कि तुम्हें लहसुन की प्याज की माला पहना देंगे। नहीं आया क्या? कि तुम्हारे अंदर भूत प्रवेश नहीं करेगा, बस इतना ही कर सकते हैं। भूत को, भूत मतलब एनर्जी, एनर्जी को ना मारा जा सकता, ना काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं भाई, साइंस में भी है यही, और रियलिटी में भी यही है। यही तो है, फिजिक्स में नहीं पढ़े भाई? पढ़े हो ना? हाँ, साउंड वेव, ये एनर्जी उस एनर्जी में कन्वर्जन, ये सच्चाई यही है। ठीक है, ठीक है, हाँ यही है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब बताओ, जहां तो कोई डाउट, नेवर किल। अच्छा, ये करती क्या है? मैंने बता दिया क्या करती है। ये इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन। अच्छा, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, वायरस स्पेसिफिक होती है? क्योंकि वायरस स्पेसिफिक होती तो मैं एक्वायर्ड में रखता ना इसको। वही स्पेसिफिक तो वही है ना, ये तो नॉन स्पेसिफिक है, जाना वायरस स्पेसिफिक तो नहीं होती। ठीक है, पर स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। सर स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब क्या है? पूछो, जानते हो ना? बताओ, बताओ। ठीक है, हाँ तो बताता हूं। ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब है इंसान इतना दुष्ट है, अपनी चीजों को जानवरों से प्राप्त करता है। नहीं, जैसे इंसुलिन थी, अब इंसुलिन क्या किया उसने? पॉक में बनाई इंसुलिन, पॉक इंसुलिन निकाल ली उसने।
बीफ में बीफ इंसुलिन निकाली उसने, वो ह्यूमन को दे रहा है वो, क्योंकि वो स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है। आप दूसरी स्पीसीज की इंसुलिन दूसरी स्पीसीज में यूज कर रहे हो। पर ऐसे ये नहीं कर सकते। इंटरफेरॉन अगर ह्यूमन के इंटरफेरॉन है तो ह्यूमन के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। तुम्हें याद हो कोरोना के टाइम पर कुछ ऐसा हुआ था। कोरोना के टाइम पर जिन लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था उनके सीरम को निकाला जा रहा था। तो सीरम में दो चीजें होती हैं, एक तो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, साथ में इंटरफेरॉन भी होते हैं। वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हाई हो गई, ठीक है। इंटरफेरॉन को भी हम ट्रीटमेंट में ले सकते हैं। कई लोग कई टाइप के कैंसर तक में इंटरफेरॉन को यूज कर रहे हैं आज की डेट में। कैंसर में कर रहे हैं, हेपेटाइटिस में कर रहे हैं, HIV में भी कर रहे हैं इंटरफेरॉन को यूज। मतलब मल्टीपल यूज हो रहा है इंटरफेरॉन का आज की डेट में। जब भी तुम इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ोगे तो समझ में आएगा यार उसका तो बहुत मल्टीपल यूज है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी इस पर आगे बढ़ रही है। अरे तू समझ रहे हो ना। तो हमारी बॉडी से इंटरफेरॉन निकालोगे ह्यूमन की बॉडी से तो ह्यूमन में यूज कर सकते हो। कुत्ते गधे घोड़े में यूज नहीं कर सकते। उनमें बनाओगे तो उनमें यूज करोगे, हमारे अंदर यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना है ये नॉन स्पेसिफिक में आता है। तो वायरस स्पेसिफिक नहीं है बट स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। अब बताओ इसमें कोई डाउट इंटरफेरॉन तक? इंपॉर्टेंट नहीं है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रखना इस पर क्वेश्चन आता है। ये कई टाइप के हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, INF। समझ गया ना मेरी बात? अब बताओ अब बताओ आई या नहीं आई? अब स्टार्ट करते हैं क्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम एटमॉस्फेयर में आकर के क्या करते हैं, क्वायर करते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, कोई बचा? यार क्या अजीब सा है, बाहर इतनी ठंड है, क्लास इतनी गर्म है। अंदर क्लास गर्म नहीं है? सच में? अरे भाई ठीक है, एनर्जी का लेवल होना चाहिए भाई, ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। चलो वापस पढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम एटमॉस्फेयर में आकर के एक्वायर करते हैं, ठीक है। मैंने बताया कोरोना की वैक्सीन लगाओगे तो कोरोना के लिए काम करेगी। अगर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाओगे तो इन्फ्लुएंजा के लिए काम करेगी। अगर हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवाओगे तो हेपेटाइटिस के लिए काम करेगी। नहीं आई क्या? यानी ये स्पेसिफिक होती है। अगर कोई चीज स्पेसिफिक है मतलब कोई चीज है जो तू ही यूज कर सकती है। कोई दूसरी चीज है वो यही यूज कर सकती है, कोई तीसरी चीज है वो यही यूज कर सकता है। नहीं आया क्या? तो मुझे नो डाउट जब हर किसी के लिए वो चीज स्पेसिफिक है तो उसमें वेरिएशन करने पड़ेंगे मुझे, तभी तो जहां पर स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं, स्पेसिफिसिटी आ जाती है, मतलब वहां पर वेरिएशन आ जाते हैं। नहीं आया क्या? सीधी सी बात है, वेरिएशन करने पड़ेंगे क्योंकि स्पेसिफिक है, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो इसके अंदर ध्यान रखना बहुत स्पेसिफिक होती है क्योंकि डायवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। स्पेसिफिक है तो डायवर्सिटी तो होगी ना उसके अंदर, भाई भिन्नताएं होंगी उसके अंदर क्योंकि हर किसी के लिए स्पेसिफिक है। पर ये मेमोरी बेस्ड है क्योंकि बी लिम्फोसाइट में भी मेमोरी सेल होते हैं, टी लिम्फोसाइट में भी मेमोरी सेल होते हैं क्योंकि लिम्फोसाइट बेस्ड इम्यूनिटी है और दोनों में मेमोरी सेल है। तो नो डाउट मैं आज वैक्सीन क्यों लगा रहा हूं, कल को आपको इन्फेक्शन ना हो। क्यों इन्फेक्शन ना हो? क्योंकि आपके अंदर मेमोरी सेल बन जाएंगे जो आपको बचाएंगे उस इन्फेक्शन से। यानी बी लिम्फोसाइट में भी मेमोरी सेल बनेंगे और टी लिम्फोसाइट में भी मेमोरी सेल बनेंगे, यानी ये मेमोरी बेस्ड है, यानी ये मेमोरी बेस्ड है। कोई डाउट? और डिस्क्रिमिनेशन जहां पर ये चीजें आती हैं स्पेसिफिक है तो ये पता भी लगा सकती है कि मेरा है ये पराया है, अपने को स्वीकार करना है पराये को मारना है। नहीं आया क्या? ये करती है ये, तभी तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ये रोल प्ले करती है। अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को ट्रांसप्लांट इधर से उधर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे का ऑर्गन लगा दिया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये। नहीं आया क्या? बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मार देगी उसको। तभी हमें क्या करना होता है, इसको ड्रिंक करानी होती है, इसको नशे में लाना होता है। नहीं आया क्या? और जब नशे में इंसान आता है तो सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाता और गलती कर ही देता है। इसलिए तो कहते हैं नशे से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बुद्धि खत्म हो जाती है। ऐसे तो कहते हैं। अभी रास्ते में आ रहा था एक तुम जैसी उम्र का लड़का, दुकान पे खड़ा होकर सुट्टा लगा रहा था। मन आया गाड़ी रोकूं और 2 जड़ के दूं। नहीं तू यहाँ पटना में इसीलिए आया था? बैग एक टांग के पूरा, कोचिंग का बच्चा था, ठीक है, पर ड्रेस नहीं पहना था। समझ में आया? हाँ, तो यही कंसेप्ट है यहाँ पर। घर से दूर होके क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। पर मनमानी नहीं चलनी चाहिए, क्या करना चाहिए, जड़ना चाहिए ढंग से, जड़ना चाहिए ना। कई लोग बोल नहीं रहे हैं, यानी कहीं कहीं गड़बड़ है।
मैं यही देख रहा था कितने अंदर कॉन्फिडेंस है। क्या बोल रहे हो सर, ये तो हम ही करते हैं। मेरे पल्ले मत पड़ जाना कहीं पर भी, नहीं तो मैं देखूंगा नहीं कि मॉल है कि गली है कि कूचा है कि समझ रहे हो खोपचा है। हाँ समझ में आई। हाँ वापस आ जाओ। मेरा फिजियोथेरेपी सेंटर मैं बता दूं कहाँ है। सामने गली है ना, तो गली में आगे जाओगे लेफ्ट हैंड पे एक और जाओगे, एक और गली है, वहां एक खोपचा बना हुआ है चाय वाले का। मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे उस खोपचे में मिलते हैं वहीं पर ही, अपने ही। मैं बता दे रहा हूँ, मैं उधर ही रहता हूँ, उधर ही जाता हूँ, और उधर ही फिजियोथेरेपी सेंटर है। तो उस खोपचे में मत मिलना मुझे। कल भी 2-3 स्टूडेंट मिले थे मुझे, बताऊंगा नहीं मैं कौन थे, ठीक है। हाँ क्या, हाँ कोने में, समझ रहे हो ना, चाय के बहाने जाते हैं और वहां गप्पे लड़ाते हैं आकर के। समझ रहे हो ना, चाय के बहाने आते हैं गप्पे लड़ाते हैं, तो वो मत करना। पहले बताते रहा हूँ वो जगह है जहां जाता हूं मैं। तो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन समझते हो, अपने और पराये के अंदर डिफरेंशिएट करना जानते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है। क्लियर बिल्कुल। पैथोजन स्पेसिफिक है, मेमोरी बेस्ड है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक है, डायवर्सिटी है, मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन सेल्फ और नॉन सेल्फ में, बिटवीन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन। अगर अपना है ठीक है, पराया है मतलब अपना है तो रिस्पॉन्स करेंगे नहीं करेंगे, नो रिस्पॉन्स। हाँ अगर पराया है तो रिस्पॉन्स करेंगे। अब रिस्पॉन्स भी दो टाइप का हो सकता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी और सेकेंडरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो भाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोर्ड में भी इस पर क्वेश्चन आता था, तो मैं याद हुआ अगर तो, ठीक है। नीट में इससे बहुत बार पूछा गया है, प्राइमरी सेकेंडरी। जनरल लाइफ के अंदर बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कभी तुम्हें कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर कहता है आईजीएम आईजीजी चेक करा के आओ, इट इज अ प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। जब भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस पढ़ते हो, वहां पर भी प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, बहुत सारी जगह। और क्या करना है इसको ऐसे, अच्छा ठीक है। तो अब बात करूंगा प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की। बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं ना आगे। अच्छा ये नई वाला है, तू लिख बेटा, तू पंचायत बहुत ज्यादा कर रहा है, उसके लिए मुझे छोड़ दे। समझ रहे हो, मेरे पास अभी 1.5 महीना है, तुम्हारे संग पंचायत कर लूं कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। फिर ना तुम्हारे पास टाइम होगा पंचायत करने का, और तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा मैं, बड़े हो जाओगे तुम, है ना। हाँ टीचर टीचर होता है, बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाओगे तब भी कान पकड़े जा सकते हैं। पर आज की डेट में बच्चे वैसे नहीं रहे जो पहले बच्चे होते थे। एक रह गया इधर अभी, तो बोला कर भाई, जोर से बोला कर, बोले थे आपको। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। कितने टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, 2 टाइप का। बेसिक कंसेप्ट भाई क्या है इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। मानो ये भाई कोई सज्जन है, पटना में रहता है, पता नहीं इसको कि यहां पर डेंगू बहुत फैलता है, डेंगू बहुत फैलता है क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा हैं। अब पता नहीं सारा पैसा खा जाते हैं, नहीं तो वास्तव में पटना को एकदम चमकाया जा सकता है। मानो कोई डिसीज कॉजिंग एजेंट है, कौन है, पैथोजन है, कौन है ये, पैथोजन मतलब कोई बैक्टीरिया एटसेट्रा, समझना। अगर ये पैथोजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, ये आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, एनकाउंटर करता है आपका इम्यून सिस्टम इसके साथ, समझना। फर्स्ट एनकाउंटर विथ
our immune system. First एनकाउंटर, समझना। और जैसे ही ये बॉडी में एंटर करेगा तो इसका सामना किससे होगा, ये तो आप जानते हो। कौन है बॉडी में जो उसको पकड़ के आइडेंटिफाई करे कि तू अपना है या पराया? कौन है? अरे बोल तो दिया करो भाई। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। प्रियांशु, तू फील करता है कि तू डॉक्टर बन जाएगा इस बार? दिल से बता। कौन कौन फील करता है इस बार कि इस बार डॉक्टर बन जाएंगे? दिल से, मैं सच बोल रहा हूं, बिल्कुल दिल से। ऐसे ऐसे हाथ मत उठा देना, दिल से। ये हाथ क्यों नहीं उठ रहे हैं? मतलब दिल से फील नहीं कर रहे। करो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप अगर दिल से फील करोगे ना तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही, ये रियलिटी है। ठीक है, इसलिए थोड़ा फील किया करो यार, इस बार निकलना है और निकल जाएंगे। निकलना कोई तोप नहीं है, समझ में आ गया? तो फील किया करो थोड़ा सा। जो नहीं उठा हाथ उठा रहे तो मैं उनसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट से जब इंटरेक्शन करेंगे तो बी लिम्फोसाइट तुरंत क्या करते हैं? सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा तो कितने टाइप के सेल बन सकते हैं? 2 टाइप के सेल बन सकते हैं भाई। प्लाज्मा सेल भी बन सकते हैं और मेमोरी सेल भी बन सकते हैं ना। मेमोरी सेल्स क्या है? प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल, ये भी बी लिम्फोसाइट ही हैं। ये एक एक्टिव होते हैं, एक इनएक्टिव होते हैं। प्लाज्मा सेल क्या क्या काम करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। मेमोरी सेल एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करते, वो इंतजार करते हैं सेकंड टाइम अगर सेम वायरस बैक्टीरिया अंदर एंटर करेगा उसको पकड़ के एनकाउंटर करेंगे। नहीं आया क्या? समझे नहीं समझे? तो एक्चुअल में फर्स्ट एनकाउंटर जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। समझ में आई? अब सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा? दूसरा बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा, सेम बैक्टीरिया, सेम जो पहले आया था, सेम। अच्छा, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी तो होगा, पर कौन से एंटीबॉडी मेनली ज्यादा थोड़ा सा अर्ली बनते हैं? आई जी, बोलो कौन से? एम। एम सबसे बड़े एंटीबॉडी होते हैं, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में बनते हैं। आईजीजी भी बनते हैं पर कंपैरेटिव इनका थोड़ा सा ज्यादा होता है, आईजीएम का। आईजीजी थोड़ा कम होता है, ठीक है। और इनकी बनने की जो इंटेंसिटी होती है ना वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती, समझ रहे हो ना? कम बनते हैं। तो ये तो आपकी बॉडी में अगर आईजीएम थोड़े से देखने को मिल रहे हैं, मतलब अभी पहली बार डेंगू चिकनगुनिया इनका अटैक हुआ है, अगर आईजीजी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, मतलब एनामिनेस्टिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो भाई सेम एंटीजन का दूसरी बार इफेक्ट हुआ है, समझ रहे हो? हाँ, आज दोनों बढ़े हुए मिल रहे हैं, आईजीएम और आईजीजी बहुत ज्यादा। इट इज इंडिकेटर कि 2 इंटरेक्शन हुए हैं, 2 बार तुम्हारे इन्फेक्शन हुआ है और उनके बीच का इंटरवल बहुत कम है, यानी जल्दी जल्दी हुए हैं। आईजीएम डाउन नहीं हो पाए तब तक आईजीजी बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। 2 बार इन्फेक्शन हुआ है और उसके बीच का इंटरवल बहुत कम है, ठीक है। तो ये डॉक्टर से आइडिया लगाते हैं, ठीक है, सीरोलॉजी टेस्ट से, ठीक है। सेम पैथोजन, कैसा पैथोजन है? सेम, सेम पैथोजन। सेम पैथोजन, सेम का मतलब बिल्कुल वही, अब दूसरी बार बॉडी में एंटर कर रहा है, तो इससे क्या बी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट करेंगे? हाँ या ना? अरे नहीं, तो कौन इंटरेक्ट करेगा इससे, जरा बताओ? इससे कोई और इंटरेक्ट करेगा। वो कोई और कौन हो सकता है? यस, मेमोरी सेल। ये भी बी लिम्फोसाइट ही होते हैं, पर अरे जगह कम है, ऐसे करना कुछ चलेगा क्या? तो इसका इंटरेक्शन मेमोरी सेल से होगा। किससे होगा? मेमोरी सेल से होगा, मेमोरी सेल से होगा, ठीक है। तो इसका इंटरेक्शन मेमोरी सेल से होगा, क्लियर है बिल्कुल।
और मेमोरी सेल को सेल डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। मेमोरी सेल डायरेक्ट क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। इस बार आईजीजी बहुत 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 ज्यादा होंगे आईजीएम से। तो ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या सेकेंड एनकाउंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड एनकाउंटर है। इसको हम सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। अब बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट? वैसे तो मैंने एक बार ग्राफ बना के भी समझाया, वो भी समझा दूं, हटा दूं उसको क्या? हाँ भाई, कितना बचा? हो गया? बस, जगह है क्या? है। जैसे मान लो माना के ठीक है, माना के हाँ, चलो एकदम कोरोना वैक्सीन पर अप्लाई करना उसको, बिल्कुल वही सब चीजें। पहला दिन 14 दिन की लाइफ साइकिल थी, 14th डे, फर्स्ट डे, 28 डे, और 28 का मिड कितना होगा? 40, और 14 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 50। 14 डे का हमने इसको ब्रेक कर लिया, 28 डेज 28 डेज, ठीक है। इधर हम बात करेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की। और इधर बात करेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की। इसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे, वो समझाने के लिए था पहले वाला। समझना, इधर हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ एंटी बॉडी, कितना एंटीबॉडी बन रहा है। ये टाइम हो गया जब पहली बार कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, उस समय जरा बताओ आईजीएम थोड़ा सा बढ़ेगा। आईजीजी कंपैरेटिव थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा चलेगा। बस सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, अच्छा ये थोड़ा साथ ही 14 के अंदर ही रखना है इसको भी। ठीक है, 14 के अंदर, ठीक है। जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में थोड़ा उल्टा होगा, आईजीजी बहुत ज्यादा बनेगा, एनामिनेस्टिक इफेक्ट। आईजीएम भाई लगभग लगभग मानो जो पीक आएगी इन 14 डेज के अंदर आएगी, इन 14 डेज के अंदर आएगी, ठीक है। बाद बाकी का मेंटेन रहता है।
ये क्या हो गया, आई जी जी, ये क्या हो गया, आई जी एम। ठीक है, तो यहां आईजीएम थोड़ा सा अप है, पर इंटेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, आईजीजी कंपेरेटिव थोड़ा सा डाउन है लो इंटेंसिटी के साथ। तभी तो जब पहली डोज लगी थी तो मोदी जी बोलते थे कि भाई अभी घर से नहीं निकलना है, जब दूसरी डोज लग जाए उसके 14 दिन बाद, न्यूज आती थी, दूसरी डोज लग जाए उसके 14 दिन बाद घर से बिंदास होकर निकल सकते हो कि मुझे कोरोना नहीं होगा। जो पहली डोज लगती लगा खुल के आ गए, अब तो भाई बाहर घूमेंगे, नहीं आया क्या, हमें कोरोना हो नहीं सकता, हमने तो वैक्सीन लगवा ली और हो गया उनका कोरोना। मतलब इन्फेक्शन के मतलब इम्यूनिटी वीक थी उस समय उनकी, क्योंकि पहली डोज में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी डोज में जब आईजीजी एनामिनेस्टिक इफेक्ट के साथ बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, अब ये आपको बचाएंगे हर चीज से। आई या नहीं आई? तभी तो बूस्टर डोज लगाई जाती है नॉर्मल केस में, हर वैक्सीन की, जो जितनी वैसी वैक्सीन है बूस्टर डोज चाहिए, दो डोज। तुम समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे ही बस बैठे हो बुत से, समझ रहे हो? तो थोड़ा मुंडी हिला लिया करो थोड़ी बहुत, एकदम स्ट्रेट, पल्ली नहीं पड़ रहा, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रहा है ना? ये लोग बताएंगे गलत जगह टेबल रख दी है, इधर होना चाहिए था ना। आ रहा है ना? हाँ यार ना, एनर्जी बेस्ट, बढ़िया। तो अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं आईजीएम के अंदर फर्स्ट एनकाउंटर होगा, यहां क्या होगा, फर्स्ट एनकाउंटर प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में कौन से सेल इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस लो इंटेंसिटी के साथ होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में एंटीबॉडी लो इंटेंसिटी, एंटीबॉडी कम है, ठीक है, आईजीएम थोड़ा सा ज्यादा होगा आईजीजी से। और कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें? ठीक है, ये सेकंड एनकाउंटर होगा। इसमें इन्वॉल्व कौन होगा, कौन इन्वॉल्व होगा, हाई इंटेंसिटी के साथ होगा। इसमें आईजीजी बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। किससे? और जब भी तुम सीरोलॉजी टेस्ट कराते हो देखा करो, पढ़ा करो, क्या बताना चाह रहा है टेस्ट की रिपोर्ट, समझ रहे हो? समझ जाओगे। यस या नो? चलो जल्दी से एम्स पहुंच जाओ। एम्स इलाज कराने नहीं, उल्टा वो समझ लेना एम्स पहुंच जाओ इलाज करने के लिए, डॉक्टर बन के, अच्छे से डॉक्टर बन के। अरे वाह, तूने कॉपी रख रखी है किसी की? स्पीड कैसे बढ़ा ली तूने, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कुछ पूछना है क्या? तो अब ये जो भी है ना, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, क्या है ये? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, तभी तो हो रहा है भाई, एंटीबॉडी लगी हुई है उसके ऊपर, एंटीजन आया भाई, ये क्या है, एंटीजन, ये क्या है, एंटीबॉडी। तो जो भी इम्यून रिस्पांस होगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन ही तो है। तुम तेज समझ लेते हो या तुम सोचे बैठे हो अब ठीक है सब सही है, अब जो है ठीक है, या लग रहा है कि आपको हो नहीं सकता, समझ में नहीं आ सकता, आप तो बस ठीक है? आ रहा है ना? या ठंडी ज्यादा लग रही है? सब सही है ना? हाँ बेटा तुम लोग बताओ, सही है ना सब, समझ में आ रहा है ना? चलो बस ठीक है,
कोई रोकते नहीं है, कुछ समझ नहीं, पूछते हैं सर ये क्या है, चलो कोई नहीं, खत्म, बहुत बढ़िया। भाई जब एंटीजन एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी समझना भी तो पड़ेगा क्या है। तो एंटीजन क्या होता है? एनी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल बाहर का अपना नहीं होना चाहिए, अपना नहीं होना चाहिए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम से कम 10,000 डाल्टन हो, कम से कम 10,000 डाल्टन हो। ये एनसीईआरटी डेफिनेशन नहीं है, ये इंटरनेशनल डेफिनेशन है। वो मैंने थोड़ी 3 लाइनें ऐड कर दी हैं, तुम समझो भी, क्योंकि जो 11th क्लास के बच्चे थे पहले वो पूछते थे कि सर आप तो कहते हो एनी फॉरेन पार्टिकल इज नोन एज एंटीजन, ठीक है, जो बॉडी का नहीं है। हम इंसुलिन तो पॉर्क की देते थे, हम बीफ इंसुलिन देते थे, वो तो प्रोटीन है, तो वो एंटीजन की तरह बिहेव क्यों नहीं करती? भाई बात तो सही है ना उसकी। हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जब हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, तो वो एंटीजन की तरह बिहेव क्यों नहीं करती? बात सही है। नहीं, ये तो डेफिनेशन दी, उसके बाद समझ में आई है बच्चों को, ये डेफिनेशन नॉर्मल किताबों में नहीं है, ठीक है। क्यूबे में चैप्टर को समझने के बाद निकल के आती है डेफिनेशन, ये बन सकती है, ठीक है, कि भाई कोई भी फॉरेन पार्टिकल कम से कम 10,000 डाल्टन का होना चाहिए, तब वो एंटीजन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कई केस में हमें एंटीजन बॉडी को इंड्यूस करने होते हैं, पर एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, तो हम इंड्यूस कैसे करें बॉडी को? मॉलिक्यूलर वेट नहीं बढ़ा सकते, तो हम इनके संग एडजुवेंट जोड़ते हैं, कोई ऐसा भारी सा पत्थर जोड़ देते हैं कि भाई अब तो तेरा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, अब तो जाके तू इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर, ठीक है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी तुम पढ़ोगे आफ्टर सिलेक्शन, पहले बोल दिया मैंने, अभी नहीं, ठीक है, हाँ, कि जिसमें आप एक एंटीजन को भारी भरकम बनाओगे, हल्के से दुबले पतले एंटीजन को आप 10,000 डाल्टन से ज्यादा हैवी बनाओगे, जो इम्यून सिस्टम को परफेक्टली इंड्यूस कर पाए, तभी वो एंटीजन है। नहीं आया क्या? तो उसमें एडजुवेंट जोड़ोगे आप। वैक्सीन के अंदर भी बहुत सारे एडजुवेंट जोड़े जाते हैं, 2 चीजें मिक्स करके वैक्सीन बनती हैं, वो एडजुवेंट होते हैं, फटाक मस्त इम्यूनाइजेशन करे, वो बॉडी में जाए और इम्यून सिस्टम को बढ़िया तरीके से इंड्यूस करे, बढ़िया तरीके से आप इम्यूनाइज हो जाओ। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो सिंपल सी बात है, 4 प्रॉपर्टी मत भूलना। पहली तो फॉरेन फॉर बॉडी, हमारे शरीर के लिए बाहर का होना चाहिए। दूसरा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कम से कम, ठीक है, इक्वल टू या मोर देन कितना होना चाहिए? 10,000 डाल्टन। तीसरा भाई एंटीजन ऐसा ना हो, नहीं ऐसे जैसे मैं गया, ठीक है, ऐसे हाथ मिलाना है, ठीक है, और भाई सब बढ़िया है, ठीक है, हाथ उठा, नहीं आया क्या? हाथ ही मिला, तुम खड़े, बच्चे देख ही नहीं पा रहे हैं, नहीं ऐसे आए नहीं, तो लोग ऐसे मरे हुए लोग होते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाथ बस टच किया बस, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब लग ही रहा है हाथ मिला रहे हैं, तो ये क्या इंटेंसिटी होगी? और एक ऐसा है जैसे, हाँ, जैसे आए और आया कैसा है, नहीं आया क्या? तो भाई जहां पर ये चीज आएगी ना, मतलब परफेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए, नहीं आया क्या? और जब भी हैंड शेकिंग करते हैं तो ऐसी करनी चाहिए, इट इज अ सुपर एक्यूप्रेशर, समझ रहे हो? ये आपके जोश को दर्शाता है, आपकी इंटरनल एनर्जी को दर्शाता है, नहीं आया क्या? आ गई? ठीक है, तो ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन और बेहतरीन एंटीजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी का मतलब है एंटीजन का एंटीबॉडी से इंटरेक्शन बेहतरीन हो, इतना बेहतरीन हो कि उस एंटीजन, वो एंटीजन बी लिम्फोसाइट से कहे कि भाई इतना तगड़ा इंटरेक्शन है कि तू डिवाइड कर जा, और तुरंत सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और 2 सेल बनेंगे, मेमोरी और प्लाज्मा। और जब प्लाज्मा सेल बनते हैं मतलब अब वो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएंगे, और जब इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए इसको बोलते हैं इम्यूनो, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहे हैं, इम्यूनोजेनेसिटी। आई या नहीं आई? सुपर। तो अब क्या होगी इसकी अगली प्रॉपर्टी? एंटी जेनेसिटी। और अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? इम्यूनो, इम्यूनो जेनेसिटी। आई या नहीं आई? आई, बहुत बढ़िया। भाई ये है बी लिम्फोसाइट। अब मैं चारों प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं, और बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर एंटीबॉडी होते हैं, ये आप जानते हो, लाइक आईजीएम और आईजीडी।
ठीक है, शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन आता है, मान लो ये एंटीजन है, जैसे बैक्टीरिया वायरस एंटीजन ही तो है, और एक बैक्टीरिया एक वायरस के बहुत सारे टाइप के एपिटोप्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं एक बैक्टीरिया की सरफेस पर एक ही टाइप का एपिटोप्स होगा। क्या होते हैं एपिटोप्स? एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एनसीईआरटी में से दे रखा है, बिल्कुल सही, ठीक है। या आप कह सकते हो ना एक बैक्टीरिया के 50 स्ट्रेन होते हैं। ये स्ट्रेन टर्म यूज करते हैं, स्ट्रेन का मतलब है उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज करने वाले सरफेस पे मिलने वाले प्रोटीन जो एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एपिटोप्स। आई या नहीं आई? तो मानो ये बैक्टीरिया है, कौन है? बैक्टीरिया ऐसा बनाया है, मानो ये बैक्टीरिया है, इसको मैं एंटीजन टर्म दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एंटीबॉडी ऐसे नहीं दिखाता हूं मैं, कुछ अलग तरीके से दिखाऊंगा थोड़ा। और इस बैक्टीरिया की सरफेस पर डिफरेंट टाइप के आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? एपिटोप्स। डिफरेंट टाइप के क्या देखने को मिल रहे हैं? एपिटोप्स। डिफरेंट टाइप के क्या देखने को मिल रहे हैं आपको? एपिटोप्स। डिफरेंट टाइप के क्या देखने को मिल रहे हैं आपको? एपिटोप। डिफरेंट टाइप के एपिटोप्स हो सकते हैं एक बैक्टीरिया की सरफेस पर, जिनसे कौन बाइंड करेगा आकर के? एंटी बॉडी। समझना, एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से बाइंड करता है, और एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है। फिर समझने की कोशिश करना, ये एंटीजन का वो पार्ट है जो एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, ये एंटीबॉडी का वो पार्ट है जो एंटीजन से बाइंड करेगा। यहां बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग का मतलब है एंटीजेनेसिटी। समझे नहीं समझे? कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। तो ये क्या है? एपिटोप्स। ये क्या है? पैराटोप्स। एपिटोप्स क्या होते हैं? एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। पैराटोप्स क्या होते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। अब बताओ आई या नहीं आई? और इन दोनों का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? एंटीजेनेसिटी। कोई डाउट? पर इंटरेक्शन इतना तगड़ा होना चाहिए इनका, नहीं आया क्या? क्या हो जाए? तुरंत सेल डिवीजन हो जाए। सेल, और सेल डिवीजन होने से क्या बनेगा? मेमोरी एंड प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा, और प्लाज्मा सेल जानते हो क्या 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 करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेनेसिटी। सोचो ऐसा एंटीजन किस काम का? क्या एंटीजेनेसिटी तो शो कर रहा है पर वो इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बना रहा। कैसा हो सकता है? यस, हो सकता है एंटीजेनेसिटी शो करे, पर जरूरी नहीं है वो इम्यूनोजेनेसिटी शो करे, जैसे हमने नहीं की थी अभी। नहीं समझ में आया? ऐसे तो मिले थे, मिले थे हम लोग, कैसे मिले थे? नहीं पता ही नहीं चल। अरे बैठ जा आराम से। पता चल रहा है कि हम लोग हाथ मिलाए हैं, और हाथ मिला, अब मालूम पड़ रहा है हम लोग हाथ मिलाए हैं। नहीं आया क्या? स्टिमुलेशन इतना तगड़ा हो कि वो कहे कि बस सर, हाँ नहीं ये तो मजबूत है, ठीक है, लग रहा है ना, इसने पूरे दम दिखाया उसने, हाँ सर।
मैं कमजोर नहीं हूं। मस्त, ठीक है, समझ में आई नहीं आई? तो एंटीजेनेसिटी ऐसा नहीं है कि बस ठीक है अब हाथ मिला लिया, नहीं आया क्या, पर हम आगे डिवाइड नहीं कर पाए। भाई इतना तगड़ा हाथ मिलाओ कि तुरंत सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए और एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाए, मतलब इम्यूनोजेनेसिटी भी होनी चाहिए, तभी तो एंटीजन काम का है। यानी इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। बस ये अंतर है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। ऑनलाइन का बच्चा इस समय थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है अकेले की वजह से, ऑफलाइन का बच्चा मुस्कुराता रहता है, रिलैक्स। नहीं आया क्या? जैसे कभी कभी मैं कहीं नई जगह जाता हूं, अकेला होता हूं तो थोड़ा सा ना मजा नहीं आता, साथ में कोई दोस्त हो, कोई भी, सर्वेश सर, तरुण सर, बस सर्वेश सर ज्यादा एंजॉय कराते हैं, मतलब मस्ती वाली, मतलब ना तरुण सर थोड़ा सीरियस रहते हैं। ठीक है, तो तरुण सर के संग कोई, समझ रहे हो, ज्यादा टाइम एक्सपेंड करता है तो कहता है यार सर्वेश सर के संग एक्सपेंड करते हैं तो ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है, समझना मेरी बात। पर तीनों मिल जाएं तो थोड़ा सा मतलब बढ़िया होता है। किनको? मुझे? नहीं नहीं नहीं, मैं सही बोले हैं, गलत नहीं बोले हैं, मैं बहुत ज्यादा तामझाम नहीं कर पाता फोन के अंदर, फोटो खींचना सीख गया हूं बस मैं। समझ में आई? पहले वो नोकिया यूज करता था, मैं बहुत सालों तक नोकिया यूज किया, ये इन चीजों से मैं बचता था, ठीक है। फिर जैसे तैसे मैंने एक एलजी का फोन दिलवा दिया मुझे, फिर बाद में आकर के मुझे दिलवाए गए हैं फोन जबरदस्ती, हाँ, तो इसलिए फोन ले लिया मैंने। नहीं तो मैं, मुझे लगता है बस हेलो हाय करो, जो भी करनी बात करो, और फालतू चीजों से मतलब मत रखो। मैंने अभी भी ढंग से टेलीग्राम नहीं सीखा, पर मजबूरी में जब प्रेशर डालते हैं ये लोग, सर टेलीग्राम भी नहीं पता आपको, नहीं समझ में आया, तो भाई ठीक है सीख रहा हूँ भाई टेलीग्राम। प्रेशर प्रेशर में सीख जाता है इंसान, वैसे चीजें। बच्चे बहुत एडवांस हैं भाई, बहुत बहुत आगे हैं, और बच्चों ने भी मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, नो डाउट, ठीक है। जब संकल्प भारत में था तो बच्चे वहाँ, कोई नहीं, गुजरात का एक बच्चा था, वो बेचारा मतलब चीज सिखाता रहता था, सर अब ऐसे करना, सब ऐसे करना, सब ऐसा होता है। भाई बच्चे बड़े एडवांस हैं। क्या गया? सिर्फ फोन, ढंग से बोलो। बच्चे ना, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, यूट्यूबर बनना चाहते हैं यार। अरे बच्चे तो बच्चे यार, छोटे छोटे बच्चे भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं यार। एक दिन मेरा बच्चा बोला क्या बनेगा यूट्यूबर, घुमा के दिया मैंने। मैं सोच रहे हो ना, अरे यूट्यूबर बनने में क्या दिक्कत है, वो दो चार यूट्यूबर हैं गेम में बनाते रहते हैं, कितने फेमस हैं, मैंने उनकी सैलरी देखी थी, वो कई करोड़ों रुपए में कमाते हैं। तो मैं, भाई क्या हो रहा है, नई जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। दो चार लोग बन जाते हैं और वो सबको इन्फ्लुएंस करते हैं, और भाई पूरी भीड़ थोड़ा बन सकती है, वो तो समय की भी होती है ना, किस समय कब कहाँ कौन उठ जाए। गलत है, ये गलत है बस, ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब हाँ बैन होना चाहिए भाई, पर बैन नहीं होना चाहिए, उसका सही यूज होना चाहिए, ठीक है भाई। मोबाइल का भी तो क्या है, यूज नहीं है सही, पर अनयूज भी खतरनाक है। वही एटॉमिक एनर्जी, आज जो लाइट जल रही है उसी की वजह जल रही है भाई, और विध्वंस हो गया तो खत्म, पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगी, चला दो तो डिपेंड करता है, आपको सही यूज आना चाहिए उसको, ठीक है। हाँ, बात ये, इसका डायग्राम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओलंपियाड में कई बार पूछा गया है, समझ गए ना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात करता हूं, तो एंटीबॉडी का नेचर एनसीईआरटी में दे रखा है, किस नेचर की होती है एंटीबॉडी? प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन? बताओ, सुधा आज प्रियांशु बताएगा। प्रोटीन नेचर की होती है ग्लाइकोप्रोटीन? ग्लाइको मतलब भाई इसमें तो कार्बोहाइड्रेट दिखा नहीं रहे हम, तो प्रोटीन ही दिखा रहे हैं, एक चैन, दो चैन, तीन चैन, चार चैन, कहां है कार्बोहाइड्रेट? अरे यार फंस गया, बता कहां है कार्बोहाइड्रेट, क्यों बोल रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन, हम प्रोटीन क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रोटीन बोल देंगे गलत हो जाएगा क्या? वो कार्बोहाइड्रेट है, बस कार्बन नहीं है, COOH ग्रुप है ये, कार्बन COH, बायोमोलिक्यूल तुम्हारा हो गया, चाहिए होगा? कहां है कार्बन वाला, कौन था कार्बन वाला? सही से था, कौन था? डंडे पड़ेंगे, भाई गधों ऐसी बात कर रहा है, ये प्रोटीन है,
और हर प्रोटीन के दो छोर होते हैं, एन छोर और सी छोर। याद आया? रन छोर कहां था? 3 इडियट, रन छोड़ था। हाँ, रणछोड़ दास। क्या है ये? रणछोड़ दास है, पर वो बहुत जीनियस था, ये जीनियस नहीं है। यहां जाओ। तो भाई हर प्रोटीन का एक एन छोर होगा तो एक सी छोर, एन छोर तो एक सी छोर, एन छोर तो एक सी छोर। नहीं आया क्या? मतलब एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस। ओके, उसको सी नजर आ रहा है, सी का मतलब क्या बोल रहा था? कार्बोहाइड्रेट। गधों वाली बात कर रहा है प्रोटीन पढ़ने के बाद। किस नेचर के होते हैं एंटीबॉडी? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, और एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। नेचर क्या है इनका? ये तो मैं पूछ रहा हूं बेटा। कहां पूछ रहे हो तुम? जब हम पूछ रहे हैं तब बता रहे हो। हमने पूछा किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन। नेचर क्या है? ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको प्रोटीन। प्रोटीन तो समझ में आ रहा है, 4 पॉलीपेप्टाइड हैं इसके अंदर। यस, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। इन 4 पॉलीपेप्टाइड्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, H2L2। कोई दिक्कत? 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। ठीक है, हाँ या ना? टू हैवी चेन, 2 लाइट चेन। भाई ये पॉलीपेप्टाइड सॉल्युबल फॉर्म में होती है, इनसॉल्युबल फॉर्म में होती हैं? ये क्या नई चीज तूने, नई थ्योरी लगा दी? प्राइमरी सेकेंडरी। बताओ। 4 पॉलीपेप्टाइड हैं। यस, समझ गए? हाँ। अब तो तुम सब पढ़ चुके हो, अपने दिमाग को शांत मत बैठने दिया करो। समझ रहे हो? बस दौड़ाते रहो, दौड़ाते रहो, दौड़ाते रहो। नहीं आया क्या? समझ गए ना मेरी बात? तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। 4 पॉलीपेप्टाइड है भाई, यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। नहीं आया क्या? ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन? क्योंकि इन 4 पॉलीपेप्टाइड का ग्लाइकोसाइलेशन हो गया। और ग्लाइकोसाइलेशन किसी भी चीज का अगर होता है तो मतलब वो सॉल्युबल हो जाती है। हमारे ब्लड में सॉल्युबल फॉर्म में रोटेट करती हैं, इनसॉल्युबल नहीं होती, सॉल्युबल फॉर्म में होती हैं। नहीं आया क्या? तो ग्लाइकोसाइलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी। नहीं आई क्या? हाँ गई, बहुत बढ़िया। देखे होंगे ना बहुत सारे, इसके अलावा भी एक काम और करती हैं ये प्रोटीन। ठीक है, एन टर्मिनस पर भी इस तरीके से नहीं लगे होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स। नहीं आया क्या? हाँ, ग्लाइकोसाइलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी। कितनी हेवी चेन है? 2। कितनी लाइट चेन है? 2। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती है। IgG, IgM, IgA, IgD और IgE होती है। ये 5 प्रकार बनाए गए हैं हैवी चेन के बेस पर या लाइट चेन के बेस पर? लाइट चेन के बेस पर नहीं बोल सकते क्या? क्यों? नहीं पता ना, अब याद रखना है हमें। ठीक है, हैवी चेन के बेस पर। लाइट चेन 2 टाइप की होती है, कप्पा और लैम्डा। हैवी चेन 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार की होती है? 5। ठीक है, जी सबसे ज्यादा होगी, तो जी मतलब गामा, गामा चेन। ठीक है, फिर कौन सी होगी? अल्फा, अल्फा चेन। फिर क्या होगी? म्यू, म्यू। फिर क्या होगी? डेल्टा। फिर क्या लेके आऊं मैं? सीक्वेंस इसलिए लिख रहा हूं कि नीट में क्वेश्चन आया सीक्वेंस के ऊपर, मैं उसको भी इसमें ऐड कर देता हूं।
और फिर क्या होगी, एप्सिलॉन। ये 5 प्रकार की हैवी, दो हैवी चेन दिख रही है ना, एक हैवी चेन, दूसरी हैवी चेन, 5 प्रकार की हो सकती हैं। ऐसी एंटीबॉडी जिसमें गाबा हैवी चेन होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, आई जी जी, आई जी ए। जिसमें मी होगी आई जी एम, जिसमें डेल्टा होगी आई जी डी, जिसमें एप्सिलॉन होगी आई जी ई। आई या नहीं आई, कोई डाउट? तो यानी जो क्लासिफिकेशन हुआ है हैवी चेन के बेस पे हुआ है, लाइट चेन के बेस पर नहीं हुआ। क्लियर है? तो हैवी चेन इतने टाइप की है, इसलिए एंटीबॉडी भी इतने टाइप की होते हैं। और इसमें सबसे मैक्सिमम एंटीबॉडी कौन से होते हैं, कितना परसेंट होगा, अप्रोक्सीमेटली। सबसे मिनिमम कौन से होते हैं, कितना परसेंट होगा, लेस देन। ये परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस मैक्सिमम मिनिमम याद करो, पर सब याद कर लो तो अच्छी बात है। आईजीए कितना परसेंट होती है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15, और वो होंगे 5 से 10 एम, 10 से 15। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये कितने होंगे, लगभग 5 से 10 के आसपास। ये लगभग 1% के आसपास होते हैं, ये 1 से भी कम होते हैं। यानी ये रिड्यूसिंग ऑर्डर में कोई पूछे तो सीक्वेंस याद रख पाओगे, ये रिड्यूसिंग ऑर्डर में आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। ई एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझ गया ना मेरी बात? अब मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, इसका एन टर्मिनस क्या है, एन, ये क्या है, सी टर्मिनस, सी। क्योंकि ये हम अभी बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं, हर प्रोटीन के, हर पॉलीपेप्टाइड के 2 टर्मिनस होते हैं, एन टर्मिनस, सी टर्मिनस। ठीक है, वही है यहां पर। एन टर्मिनस हमेशा किससे बाइंड करता है, बाइंड विद एंटीजन। और ये सी टर्मिनस किससे बाइंड करेगा, बाइंड विद, बोल तो भाई, मुंह फाड़ रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी बी लिम्फोसाइट की सरफेस से जुड़े थे ना, कौन जुड़े था, COOH, COH। और एंटीजन से कौन जोड़ेगा, एन टर्मिनस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं आपको उसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में आया? क्वेश्चन आएगा हैवी चेन को आपस में कौन जोड़ रहा है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। लाइट चेन और हैवी चेन को कौन जोड़ रहा है, अगेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। रिमेनिंग चेन के अंदर होते हैं। एक ये चीज और ऐड कर लो बस, नंबर ऑफ डाइसल्फाइड। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन हैवी चेन, बिटवीन हैवी चेन कितने होंगे, बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन कितने होंगे, टोटल नंबर कितना होगा, ये याद रख पाओगे? बस यहां तक कोई डाउट? खत्म? गामा, ये आईजीजी इज द टाइप्स ऑफ हैवी चेन। क्लासिफिकेशन किस पर बेस, किसके बेस पर हुआ है, हैवी चेन के बेस पर। जिनमें गामा हैवी चेन थी जी, जिनमें अल्फा थी ए, म्यू थी एम, डेल्टा थी डी, एप्सिलॉन थी ई। सिंपल, कोई डाउट? अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटी, तुम बताइए क्यों नहीं फिर?
कल तो 8:30 से है ना क्या? सही है। इस वीक और नेक्स्ट राउंड के अंदर मुझे बायोटेक का एक चैप्टर और ह्यूमन हेल्थ खत्म करना है। हो पाएगा क्या? जहां चाह है वहां रहा है, क्यों नहीं होगा भाई? छोटा नहीं है, 5 लेक्चर होते हैं उसमें, 4 से 5। पर हाँ 2-2 घंटे के होंगे, तो यहाँ पर तो ये है कि वो 4 में ही खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर हमें ह्यूमन हेल्थ के मिल जाएंगे। हाँ ह्यूमन हेल्थ के कंपेरिजन में छोटा है। पर बायोटेक से ध्यान रखना है 9 से 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन भी आए एक साल में, 9 क्वेश्चन भी आए, पिछली साल 7 क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं बायोटेक से। हाँ तो बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, स्पेशली सेल साइकिल, ये वाले पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना। और कुछ भरोसा नहीं है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से मान लो इस बार भर दिए, क्योंकि अप्लाइड वाले टॉपिक कुछ भी उठा सकते हैं वो लोग, ठीक है? तो थोड़ा सा देख के करना। कॉकरोच और फ्रॉग थोड़ा कर लेना, पिछली बार क्वेश्चन नहीं थे, इस बार भर देंगे। हाँ टिश्यू तो करना ही है, टिश्यू से तो क्वेश्चन थे। चलो ठीक है, अभी सर आए नहीं ना, यहां तक आप करके ला रहे हो। कल मैं इम्यूनिटी वाला पार्ट पूरा करा दूंगा, कल इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी और कॉमन डिसीज स्टार्ट कर देंगे। कॉमन डिसीज तो खत्म, याद कराना है वो तो मुझे। आज जरूर जाना, कल कॉमन डिसीज सारी मैं याद करा दूंगा, सारी डिसीज पूछ लूंगा, पहले याद कराऊंगा, फिर जो हाथ उठाएंगे उनसे पूछूंगा, सबसे नहीं, जो हाथ उठाएंगे, जिससे जो हाथ नहीं उठाएंगे उनको याद हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चल सर आए नहीं अभी, चलो थैंक यू। ठीक है भाई, मिलते हैं कल।